यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बसपा, सपा और रालोद की होगी संयुक्त रैलियां। मायावती, अखिलेश, चौधरी अजीत सिंह, जयंत एक साथ करेंगे रैली। एक मंच से रैलियों को करेंगे संबोधित। यूपी में होगी 1 दर्जन संयुक्त रैलियां। पश्चिमी यूपी में अखिलेश, मायावती, चौधरी अजीत सिंह भी होंगे शामिल। होली के बाद शुरू होगी गठबंधन की संयुक्त रैलियां। पहली रैली पश्चिमी यूपी के देवबंद से होने की संभावना। 2 अप्रैल को मायावती भुवनेश्वर में भी करेंगी रैली। मायावती ने तैयार की है रैलियों की रूपरेखा। मायावती के हिसाब से होंगी रैलियों, तमाम रैलियां जो उनके हिसाब से होंगी और फिर स्ट्रैटेजिकली तमाम स्टेप्स उठाए गए। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि गठबंधन अपनी तैयारी में जुट गया है। जहां प्रियंका और बीजेपी सपा बसपा के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं मायावती अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं। उन्होंने एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत पूरे यूपी में 12 रैलियां संयुक्त रूप से की जाएंगी। इस मंच पर बाकायदा मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव, चौधरी जयंत, चौधरी अजीत सिंह भी शामिल होंगे। यानी साफ है कि मायावती के हिसाब से ही गठबंधन की पूरी प्लानिंग चल रही है। और इस प्लानिंग के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के दोनों नेता यानी चौधरी अजीत सिंह और जयंत भी उनके साथ मंच पर होंगे। तो वहीं पूरे प्रदेश में अखिलेश और मायावती एक साथ रैलियां करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा प्लान मायावती के हिसाब से हो रहा, क्योंकि मायावती जाति समीकरण के साथ साथ वो समझती हैं कि आखिर यूपी पर कैसे फतेह किया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बैनर बन रहे हैं वो भी मायावती के हिसाब से बन रहे हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर है। हालांकि ये पहली रैली सहारनपुर से शुरू की जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सीटों का नंबर भी मायावती जी ने डिसाइड किया, उसके बाद लोकसभा की सीटें भी, और यही वजह कि हम देखते हैं वाराणसी हो, गाजियाबाद हो, जो ऐसी शहरी सीटें हैं वो सपा के खाते में गई। उसके बाद रैलियों की पूरी रणनीति भी, कौन सी रैली कहां, किसके साथ, पोस्टर पे कौन, तो एक तरह से अभी तक भी देखिए और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी एग्जाम्पल हैं, तो पूरी तरह से लीड जो है मायावती ही कर रही है। बिल्कुल जीनत, आपने सही बात कही और इस बात को अखिलेश यादव भी समझते हैं कि उन्हें मायावती के पीछे ही चलना होगा, क्योंकि मायावती एक ऐसी राजनेता है जो अपने हिसाब से चीजें तय करती हैं, अपने हिसाब से अपना फैसला लेती हैं। और अखिलेश यादव इस बात को मानने के लिए तैयार भी हैं। अगर वो मानने को तैयार ना होते तो शायद ये गठबंधन ना होता। और 25 साल बाद 1993 के बाद इस बार गठबंधन हुआ, सपा बसपा एक साथ आई है, जिसको लेकर मुलायम सिंह यादव नाराज भी थे। तो लिहाजा सब कुछ मायावती के हिसाब से हो रहा। सीटों का बंटवारा, जो सीटें ली गई हैं ज्यादातर रूरल सीटें मायावती ने अपने कोटे में रखी हैं, जो अर्बन सीटें, शहरी सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे में रखी गई है। और कब कहां प्रचार होगा, कैसे रैलियां होंगी, उसका समीकरण क्या होगा, कौन कौन से नेता मंच पर होंगे और भाषण कौन किस हिसाब से देगा, ये सब कुछ मायावती की स्ट्रेटजी है और उनका मास्टर प्लान है। क्योंकि मायावती इस बात को जानती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर हम माहौल बना पाए गठबंधन के पक्ष में तो वो पूर्वांचल तक जाएगा। और अगर पूर्वांचल तक हमारा ये माहौल बना तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगे। क्योंकि मायावती इस बात को जानती हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो रास्ता है उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने सीट और समीकरण और जाति समीकरण के आधार पर रैलियों का फैसला किया। पहली रैली देवबंद से होगी, सहारनपुर से, उसके बाद मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, इन 3 रैलियों में शामिल होंगे चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, क्योंकि वहां पर जाटा और मुस्लिम का जो एक बड़ा समीकरण है, आपने कैराना चुनाव में देखा था कि सपा का प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल से लड़ेगा। तो कई सारी चीजें जो फार्मूले हैं उसको अपनाने की रणनीति मायावती ने बनाई है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव नाराज ना हो। उनकी तस्वीर भी जो बैनर पोस्टर जारी हो रहे हैं उस पर भी रखी जाएगी। 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती बनी, उस पोस्टरों में भी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर आने की संभावना जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि अब मायावती के हिसाब से ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में चल रहा और गठबंधन की रूपरेखा भी मायावती ही तय कर रही। वो चाहे प्रत्याशियों की बात हो, चाहे सीटों की बात हो, चाहे रैलियों की बात हो, या फिर मंच की बात हो कि पूर्वांचल में कितनी रैलियां होंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियां होंगी, लखनऊ के आसपास कितनी रैलियां होंगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मायावती ने अपना फैसला लिया। क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी जब बदायूं सीट से सलीम शेरवानी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया था और धर्मेंद्र यादव ने नाराजगी जताई थी कि अगर वो अपना प्रत्याशी विड्रा नहीं करते तो अमेठी और रायबरेली पर भी प्रत्याशी उतारना चाहिए, जिस पर मायावती ने मना कर दिया था। तो निश्चित तौर पर यह बात मायावती जानती है कि हमें किन सीटों पर और किस तरीके से चुनाव लड़ना है। उन्हें कांग्रेस का विरोध नहीं बल्कि बीजेपी का रास्ता रोकना और अपनी सीटें बढ़ानी है। तो मायावती ने इसीलिए रैलियों की जो रूपरेखा तय की है, जो कहा जा रहा है होली बाद ये रैलियां होंगी, 2 अप्रैल को भुवनेश्वर में होंगी, फिर 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियों की जो सूचना आ रही हमारे पास वो है। तो निश्चित तौर पर यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि सब कुछ बसपा सुप्रीमो मायावती के हिसाब से हो रहा है। 2 सीटें जिन्हें बताना चाहूंगा जिसपे पेंच फंसा, एक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इंद्रजीत सरोज, जिस पर बसपा नहीं चाहती कि उस इंद्रजीत सरोज लड़े, क्योंकि लगातार बसपा सुप्रीमो का सबसे ज्यादा विरोध और अपशब्दों का अगर किसी ने प्रयोग किया था तो वो इंद्रजीत सरोज थे। दूसरी सीट सुल्तानपुर की सीट है जहां से सोनू सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन है। इन 2 सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ बातचीत जारी है। यही वजह है कि कल सूची नहीं जारी हुई। आज बताया जा रहा है कि देर शाम तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी सूची जारी कर दी जाएगी और जो 3 से 4 सीटें हैं उन सीटों पर अपना फैसला कर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो तैयारी पूरी की जा रही है और सब कुछ मायावती के हिसाब से तय किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती सबसे मजबूत होती दिखाई दे रही है। ठीक बात है, उसके कारण भी है। चाहे हम देखें लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 19 था तो वो विधानसभा चुनाव में 22 तक पहुंच जाता है और हमने फूलपुर गोरखपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरुआत करेंगे। सीएम योगी कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। 18 मार्च को झांसी, 22 तारीख को बरेली, जबकि 24 मार्च को बलिया भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। तो अजीत, एक तरफ जो है मायावती लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड जबरदस्त और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल जिन्हें सही बात आपने कही, और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर सलाह ली जा रही है, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था उपचुनाव, तो उसमें ये बात आई कि उनसे सलाह नहीं ली गई थी। लिहाजा चाहे सुनील बंसल की बात करें जो यूपी प्रभारी जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री आवास पर लगातार पिछले कई दिनों से वो बैठकों का दौर जारी है और ये तय किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने सौंपी है। तो 16 मार्च यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र यानी काशी वाराणसी से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और रैलियों और तैयारियों का जायजा लेंगे। पहले काशी होगा, फिर झांसी होगा 18 को, फिर 22 को बरेली होगा, फिर 24 को बलिया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हैं क्योंकि गद्दी उनके पास है, सत्ता उनके पास है, तो जिम्मेदारी भी उनके ऊपर बढ़ जाती है। और संगठन के साथ साथ सरकार की बड़ी भूमिका होती है ऐसे चुनाव में, जब केंद्र में भी आपकी सरकार हो और प्रदेश में भी आपकी सरकार हो। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ खुद परखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और खुद देखना चाहते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले वो 16 मार्च को वाराणसी जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है कैसे यहाँ रैलियां की जाए, किस तरीके का यहाँ माहौल बनाया जाए और क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद वो बरेली जाएंगे, फिर झांसी जाएंगे जो बुंदेलखंड का इलाका है, जहां डिफेंस कॉरिडोर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, उसको भी वो देखेंगे और वो भी वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर बुंदेलखंड में जो जैन जो एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस इलाके का भी मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। उसके बाद बरेली जाएंगे और फिर बलिया, कहा जाता है कि बलिया जो है सबसे पहले आजाद हुआ था, तो बलिया चूंकि पूर्वांचल का लास्ट बॉर्डर माना जाता है, बलिया के बाद बिहार शुरू हो जाता है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पूरब से लेकर पश्चिम आपके तक पास और में आऊंगी। नीतीश भी हमारे साथ है। नीतीश, क्योंकि वाराणसी से शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री और जायजा लेंगे, और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वाराणसी कितना डेवलप हुआ, क्योंकि वाराणसी को, काशी को, टोक्यो का जिक्र तो होता ही रहता है। आपके पास आएंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मायावती कर रहे हैं सुनते हैं एक बार। गुमनाम व बिखरे पड़े उनके कारवां को बामसेफ, DS4 व BSP मूवमेंट के माध्यम से जिंदा करके उसको देश की राजनीति में सम्मान दिलाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज मैं उनके जन्मदिन पर शत शत नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। लेकिन ऐसे युग पुरुष का भी केंद्र व राज्यों की सत्ता में रही पार्टियों ने वैसे ही उपेक्षा व तिरस्कार किया जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उनके जीवन में व देहांत के बाद भी किया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, अर्थात वे अनमोल हीरे थे। इसलिए यूपी में बनी BSP की सरकारों में इन महापुरुषों के साथ साथ दलित व अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी भरपूर आदर सम्मान दिया गया, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन व समतामूलक समाज बनाने के लिए इनके संघर्षों व बलिदानों को भुलाना असंभव है। ऐसे महान व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी को मेरे साथ साथ उनके असंख्य अनुयायियों ने भी वर्तमान में पूरे देश में लगी चुनाव आचार संहिता को खास ध्यान में रखकर अपने अपने तरीके से इनकी जयंती पर आज इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन सभी का हमारी पार्टी आभार प्रकट करती है। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार इनकी जयंती हमारी पार्टी के लोग ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश में इस समय लोकसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं।
और यदि इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी सूझबूझ व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना बेहतर रिजल्ट भी दिखाते हैं, तो फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति इनकी यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। ऐसी मेरी पार्टी के लोगों से पूरी उम्मीद भी है। धन्यवाद। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे और स्वर्गीय कांशीराम जी को वो याद कर रही थी और बाकायदा उन्होंने एक शेर भी पढ़ा और एक मैसेज भी दिया कि अगर सब मिलकर जो है काम करते हैं, पार्टी को जिताते हैं, तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और नीतीश हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, काशी को जो है टोक्यो बनाना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो काशी से ही शुरुआत करेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह से काम हुआ नहीं हुआ। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि शुरुआत काशी से हो रही है। निश्चित तौर पे जीनत, अभी चूंकि आचार संहिता लागू हुई और आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री का काशी पहला दौरा होगा और मुख्यमंत्री यहां से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही जो मतदाता हैं उनकी नब्ज भी टटोलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जीनत, मैं आपको बता दूं कि बनारस का अगर बात करें, एक तो बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और दूसरे यहाँ का, चाहे वो संदेश हो या जीत का मंत्र हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की बात हो, तो वो सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस से जुड़े जो आसपास के पूर्वांचल के जो संसदीय क्षेत्र हैं उन्हें भी खास तौर पे प्रभावित करता है। लिहाजा मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो बेहद खास होने वाला है विकास की दृष्टि से और आने वाले चुनाव की दृष्टि से। जीनत, बिल्कुल, ये भी उतना ही दिलचस्प है क्योंकि चुनावी दृष्टि से जो है, क्योंकि माना जा रहा था कि काफी हद तक अजीत जी जब 2014 के चुनाव हुए तो गुजरात मॉडल था, उसके बाद चर्चा हुई कि काशी का मॉडल जो है वो जरूर प्रस्तुत किया जाएगा और पिछले दिनों तूफानी जो रैलियां भी होती हैं और हमें कहें कि बम्पर तरीके से जो है काशी के लिए अनाउंसमेंट्स होती हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का जिक्र होता है। बिल्कुल सही बात कही जीनत आपने। लगभग 25,000 करोड़ की योजनाएं इस काशी में संचालित है और खुद प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर उसे जो टोक्यो बनाने की कवायद थी उस दिशा में काम भी किया गया। और प्रधानमंत्री जब पहली बार काशी आए थे तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था, मैं खुद नहीं आया, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, जिसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने भी यही स्ट्रेटजी तैयार की है कि गंगा के रास्ते प्रयाग से वो काशी